नमः संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान के इस उत्तर प्रदेश पीजीटी संस्कृत पाठ्यक्रम 2023 में। तो साथियों, इस पाठ्यक्रम को कुल 5 खंडों में बांटा गया है। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ और खंड अंग। तो इस प्रकार 5 खंडों में इनको बांटा गया है। तो पहले खंड में दिया जा रहा है कि साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में देखिए गद्य, पद्य एवं नाटक। तो इतना शीर्षक देके फिर नीचे दे रहा है कि निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ आएंगे, सूक्तियाँ आएंगी। तो शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण अर्थात पात्र जो रहेंगे उनके चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय होंगे। अब किन ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर, तो ये ग्रंथ हैं यहाँ पे। ग्रंथ कौन कौन से है? कादम्बरी। तो कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की रचना है। तो कादम्बरी क्या पूरा पढ़ना है? नहीं। तो कादम्बरी का कथामुखम मात्र पढ़ना है, यह प्रकरण मात्र पढ़ना है। फिर नलचंपू, तो नलचंपू का भी प्रथम उच्छ्वास मात्र पढ़ना है। तो ये चंपू काव्य हो गया, ये कथा, ये गद्य काव्य हो गया, ये चंपू काव्य हो गया। और फिर शिशुपाल वधम आ रहा है, तो ये महाकाव्य हो गया। महाकवि माघ की ये रचना है और इसका प्रथम सर्ग मात्र हम लोगों को पढ़ना है। नाटक में है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है और इसका संपूर्ण अध्ययन हम लोगों को करना है। फिर प्रकरण है, नाटक की ही एक विधा है प्रकरण। तो प्रकरण में वृक्षकटिकम है, यह 10 अंकों का है। शूद्रक की रचना है, ये महाकवि शूद्र की रचना है और इसका भी अध्ययन हम लोगों को संपूर्ण करना है। तो इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण पढ़ना है, वृक्षकटिकम संपूर्ण पढ़ना है। फिर इसके पश्चात संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो बता रहे हैं कि गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव एवं विकास का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो इसमें हाईलाइट करना है कि इनको गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और नाट्य काव्य, इन 4 के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय करना है। सामान्य परिचय का अभिप्राय है सामान्य रूप से संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इनको पढ़ लेना है। बाकी ये जो चीज़ें आ रही हैं इनका गहन अध्ययन करना है। तो इनका सामान्य अध्ययन करना है, इनका गहन अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन में सामान्य जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। गहन अध्ययन में आएगा कि इस पर संपूर्ण कमांड होना चाहिए, पूरा अधिकार हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरिट का निर्धारण करेंगी। तो ये पहला खंड हो गया। अब खंड ख के अंतर्गत है संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में इस हेडिंग के अंतर्गत फिर आगे दे रहे हैं कि इस खंड में श्रीमद् भगवद गीता, तो श्रीमद् भगवद गीता तर्क भाषा, सांख्य कारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। तो ग्रंथ विशेष कौन कौन से आ रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका और वेदांत सार, ये 4 ग्रंथ आ रहे हैं। इनके प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। तो इन ग्रंथों का समग्र अध्ययन करना ही है। फिर समग्र अध्ययन करना है, इसके पश्चात इनके प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत कौन से हैं इन पर फोकस करना है। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय दिया है अवश्य, किंतु प्रायः देखा जाता है कि प्रश्न बहुत ठीक ठाक पूछते हैं, इसलिए इस खंड को भी इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अच्छे से तैयारी इस खंड की भी करनी है। अब खंड ग के अंतर्गत काव्य शास्त्र आ रहा है। काव्य शास्त्र में भी किनके अनुसार प्रश्न उठेंगे, तो मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार यह 10 उल्लासों में लिखा गया है और आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार यह भी 10 परिच्छेदों में लिखा गया है। तो इन्हीं दोनों ग्रंथों को आधार बनाकर यह खंड तैयार करना होगा। तो इसमें भी काव्य लक्षण दोनों ही काव्य शास्त्रियों के अनुसार और काव्य प्रयोजन तैयार करने, फिर शब्द वृत्तियाँ, ध्वनि, रस एवं निम्नलिखित अलंकारों का सामान्य परिज्ञान होना चाहिए। तो कैसे अलंकारों के विषय में, तो कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्दालंकार के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास एवं परिसंख्या अलंकार, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यह यूनिट भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इसका गहन अध्ययन करना होगा। अलंकारों के विषय में कुछ ज़्यादा
नहीं करना है, बस इनके लक्षण और उदाहरण याद किए रहने हैं। बाकी काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। शब्दवृत्तियाँ, हाँ शब्दवृत्तियाँ इनके विषय में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, किंतु फिर भी पढ़ा जा सकता है। फिर ध्वनि रस, तो इनका भी ठीक ठाक अध्ययन करना होगा। काव्य प्रकाश का चौथा उल्लास अच्छे से पढ़ना होगा, चौथा पांचवा उल्लास, इन्हीं उल्लासों में ये सब चीज़ें आ रही हैं। शब्दवृत्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इत्यादि आ रही हैं। इसी प्रकार साहित्य दर्पण के भी प्रथम, द्वितीय, तीसरे से लेकर पाँचवें परिच्छेद तक का अध्ययन ठीक ठाक करना होगा, तब ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया खंड ग। खंड घ के अंतर्गत भाषा विज्ञान आ रहा है। तो भाषा विज्ञान में 3 पॉइंट आ रहे हैं। भाषा का उद्भव और विकास, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ध्वनि नियम। तो ध्वनि नियम में आएंगे ग्रिम, ग्रासमान एवं वर्नर। फिर तीसरा पॉइंट है ध्वनि परिवर्तन एवं अर्थ परिवर्तन। तो इनकी जो दशाएं हुआ करती हैं इत्यादि के संबंध में प्रश्न बनेंगे। तो यह यूनिट भी डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। फिर व्याकरण में सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप किसके आधार पर, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर इनको तैयार करना है। तो इसका अभिप्राय है कि सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का, अर्थात परस्मैपदी की एक धातु एक गण की और आत्मनेपदी की एक धातु एक गण की, प्रत्येक गण की दो दो धातुएं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी का नियमित रूप से वाचन हम लोगों को करना चाहिए। तो 10 गण है, तो इस प्रकार एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी धातु को लेंगे तो कुल मिला के जो धातुओं की संख्या होगी नियमित रूप से वाचन के लिए, उनकी संख्या 20 हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रत्येक गण की दो दो धातुओं का, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी का वाचन हम लोगों को नियमित रूप से करना चाहिए। व्याकरण के अंतर्गत फिर दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वह है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर क्या पढ़ना है, तो सभी कारकों, विभक्तियों एवं समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका अभिप्राय है कि जो कारक प्रकरण है वह सिद्धांत कौमुदी से तैयार करना है और जो समास प्रकरण है वह भी सिद्धांत कौमुदी के आधार पर तैयार करना है। तो इस प्रकार कारक प्रकरण तो ठीक है, समास प्रकरण काफ़ी बड़ा है। यदि पूरा इसको पढ़ा जाए सिद्धांत कौमुदी के आधार पर तो यह प्रकरण काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के इस प्रकरण का, अर्थात कारक प्रकरण का डीप अध्ययन करना चाहिए और समास प्रकरण पे जो मुख्य मुख्य हैं, अर्थात तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विग इत्यादि का भी डीप अध्ययन करना होगा, और वो भी सिद्धांत कौमुदी के आधार पर दे रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो समासांत प्रकरण काफ़ी बड़ा है इसमें सिद्धांत कौमुदी में। तो वही मुख्य मुख्य जो समास हैं उनका अच्छे से अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए, बाकी का समान अध्ययन करना होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। व्याकरण के अंतर्गत और भी पॉइंट आ रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो इस बिंदु के अंतर्गत प्रत्यय ऐसे ही समग्र रूप से दे दिए गए हैं, तो उनको ऐसे ही अलग अलग करके, अर्थात तद्धित के अलग, कृदंत के अलग और स्त्री प्रत्यय के अलग करके लिखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के जो प्रत्यय हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं, तद्धित, कृदंत और स्त्री प्रत्यय। तो तद्धित के अंतर्गत देखिए अण प्रत्यय आ रहा है, वतुप आ रहा है, मतुप आ रहा है, मयट, ठक, ढक, फक, ख, यत और छ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तद्धित प्रत्यय आ रहे हैं। इनका अच्छे से अध्ययन करना होगा, डीप स्टडी के अंतर्गत ये बिंदु आएगा। फिर कृदंत में तव्यत, अनियर, यत, घई, त्रिच, अक्ताक, तवतु, त्वा, ल्यप, क्षत्रि, शानच एवं तुमुन। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कृदंत के अंतर्गत 12 प्रत्यय आ रहे हैं, इनका अध्ययन हम लोगों को करना है। 10 तद्धित, 12 कृदंत और स्त्री प्रत्यय में टाप, गीप, गीश एवं गिन। तो 4 स्त्री प्रत्यय हैं। तो ये पूरी तरह से गहन अध्ययन के अंतर्गत आएगा। इनकी प्रक्रिया क्या है और इनके उदाहरण कितने आ रहे हैं ये भी अच्छे से तैयार होना चाहिए हम लोगों का। फिर खंड अंग और अंतिम खंड है ये, इसके अंतर्गत दिया जा रहा है रचना एवं पारिभाषिक पद। तो रचना एवं पारिभाषिक पद, अब इसको फिर विश्लेषित कर रहे हैं कि संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, संस्कृत सुभाषित एवं
सूक्तियों का परिज्ञान, फिर अशुद्धि परिमार्जन, अशुद्धि परिमार्जन के पश्चात फिर वाच्य परिवर्तन आ रहा है। तो वाच्य परिवर्तन को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर ऐसे बिंदुवार इनको पढ़ा जा सकता है। फिर बिंदु ख है तो इसमें आ रहा है अपठित अनुवाद एवं निबंध रचना। फिर बिंदु ग के अंतर्गत इसको समझ सकते हैं कि नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। जो यहाँ पे पारिभाषिक पद दे रहे हैं तो वो पारिभाषिक कैसे, तो नाटकों में प्रयुक्त जो पारिभाषिक शब्दावली आ रही है उनके विषय में हम लोगों को पढ़ना होगा। पारिभाषिक शब्दावली में बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं जो नाटकों में ही प्रयुक्त होते हैं और उनका अपना अभिप्राय हुआ करता है, तो उन पे भी प्रश्न आराम से परीक्षा में बनते हैं। तो यह जो खंड है यह भी डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार उत्तर प्रदेश पीजीटी के संस्कृत पाठ्यक्रम को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। तो प्रायः पूरे ही खंड का गहन अध्ययन हम लोगों को करना है। बस संस्कृत साहित्य के संबंध में कह रहे हैं कि उनका सामान्य अध्ययन करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सब ही गहन अध्ययन के अंतर्गत आएंगी। तो खंड का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए या जिसको हल्के में लिया जाए। तो इस प्रकार ये हो गया पाठ्यक्रम। अब इसकी इस पाठ्यक्रम को पूरा करने की जो रणनीति हम लोगों की रहेगी वह समग्र अध्ययन की रहेगी। समग्र और गहन अध्ययन। पेड कक्षा है पूरी तरह से, पीजीटी पेड कक्षा है। इसका चार्ज मात्र 1000 रुपये है। तो इस 1000 रुपये के अंतर्गत पूरा समग्र अध्ययन करवाया जाएगा। पूरी तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। जितने बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उनके 100% तैयारी का जिम्मा लिया जाएगा इस चैनल पे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अब तक 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश पीजीटी में पूछे जा चुके हैं उनका भी हम लोग लाइव कक्षा में अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जब पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न कैसे, संभावित प्रश्नों की श्रृंखला का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और 125 प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो 125 करके मॉक टेस्ट भी लगभग 10 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आप लोगों के। और टेस्ट सीरीज के रूप में जो जो टॉपिक ख़त्म करते चलेंगे उन टॉपिकों पे कोशिश करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे प्रत्यय वाला टॉपिक है तो इस प्रत्यय संबंधित टॉपिक से कोशिश करेंगे कि कम से कम 100-150 प्रश्न निकालें, खोज के निकालें। और इस तरह से निकालें कि पूरा पाठ्यक्रम भी कवर हो जाए और हम लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो ऐसे ही प्रत्येक खंड में जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे साहित्य के जितने ग्रंथ हैं, नाटक हैं, महाकाव्य हैं, तो उन प्रत्येक ग्रंथ पर कोशिश करेंगे कि कम से कम 150 प्रश्नों की श्रृंखला निकालें और उनका बाकायदा लाइव कक्षा में अध्ययन करें। हम ऐसा सुनाई दे रहा है कि परीक्षा की जो डेट है वो कदाचित जुलाई में घोषित हो सकती है। और अध्ययन की रणनीति यही रहेगी कि समग्र तथा गहन अध्ययन। और हाँ, तैयारी के बीच बीच में ऐसा करेंगे जो बिंदु एक बार जो बिंदु कवर होता चलेगा उस पर ऐसे ही कक्षा में एक दिन टेस्ट रखा जाएगा। और वह टेस्ट प्रायः संडे के दिन रखा जाएगा। मैराथन कक्षा के रूप में आप लोगों का हफ्ते दर हफ्ते ऐसे टेस्ट भी लेते चलेंगे। तो इस अभ्यास सत्र को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, एक मॉक टेस्ट, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला। तो संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी वह श्रृंखला कैसी रहेगी, यह पूरा पाठ्यक्रम 5 खंडों में विभाजित है। तो प्रत्येक खंड में जितने टॉपिक आ रहे हैं, जैसे ये प्रत्यय से संबंधित टॉपिक है तो इसमें देखिए तद्धित प्रकरण, इसको तद्धित में बांटा है, कृदंत में बांटा है, फिर स्त्री में बांटा है। तो तद्धित में इतने प्रत्यय आ रहे हैं तो इन प्रत्ययों से संबंधित कोशिश करेंगे कि कम से कम 50-50 प्रश्न निकालें। इन पूरे बिंदुओं को प्रश्न वह कवर भी करे और प्रश्न भी ठीक ठाक बन जाए और काफ़ी मात्रा में बन जाए। अर्थात जहाँ से जैसे प्रश्न आयोग बना सकता है वैसे प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब 50 हिस्से हो गए, इस टॉपिक से हो गए 50 हिस्से हो गए संभावित प्रश्न, और कम से कम 20 हिस्से हो गए। तो इस प्रकार कुल मिला के ठीक ठाक प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी ठीक ठाक पहुँच जाएगी। तो 100-150 प्रश्न आराम से बन जाएंगे संभावित। इसी प्रकार अन्य खंडों पर भी प्रश्न संभावित बनाए जाएंगे ताकि पूरा पाठ्यक्रम भी कवर हो जाए और अच्छे से अभ्यास भी हम लोगों का हो जाए। तो ये जो संभावित प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी
यह जब परीक्षा की डेट एकदम घोषित हो जाएगी और परीक्षा कम से कम 20 दिन रह जाएगी, तब इसका आयोजन करवाएंगे। इसके पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे, पाठ्यक्रम जब कवर हो जाएगा तब। और मॉक टेस्ट भी जब परीक्षा की डेट आ जाएगी तभी कराया जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 मॉक टेस्ट करवा दें और टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा दें। तो ये दोनों मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जब परीक्षा की डेट घोषित हो जाएगी और 20 दिन परीक्षा रह जाएगी तब करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी कक्षाएं लाइव ही चलेंगी। लाइव कक्षा में ही हम लोग सारा अध्ययन करेंगे। जो लाइव कक्षाएं चलेंगी वह उदयाचलम ऐप पर ही चलेंगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप को अपने एंड्रॉयड में डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी जीत सुनिश्चित करें, अपना स्थान सुरक्षित करें, ताकि जितने बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे उतने ही बच्चों की हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम लोग मिल के तैयारी करेंगे, मिल के परिश्रम करेंगे, ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो और हम अध्यापक के रूप में चयनित होकर अध्यापन के लिए जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।